हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में आप लोग को 12th क्लास मैथमेटिक्स का एक मॉडल सेट लेकर के आए हैं। और ये मॉडल सेट जो है झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी की गई है। ये है आपका सेशन 2023-2024 का, यानी जो बच्चे 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए झारखंड बोर्ड के तरफ से 12th क्लास मैथमेटिक्स का एक मॉडल सेट जारी किया गया है। जिस मॉडल सेट पर आधारित क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाएगा या उससे रिलेटेड उससे बहुत सारा क्वेश्चन टैली भी कर सकता है, मिल भी सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चंस को सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चंस को पैटर्न को देखते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चंस को एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह का और लेटेस्ट मॉडल सेट हो या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो या इंग्लिश हो या 11th हो, 12th हो या बीएससी हो, इसमें से किसी भी रिलेटेड टॉपिक से आप किसी प्रकार का जानकारी पाना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिख करके आप बता सकते हैं। ठीक है, उस चीज़ को आप समय रहने पर आपको बताया जाएगा। और अगर इस चैनल में आप नए हैं, चैनल में बने रहना चाहते हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर प्राप्त होते रहे। ध्यान दोगे, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023-24 सेशन वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, क्लास 12th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, फुल मार्क्स है 80 और टाइम आवर है 3 आवर। इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखोगे, इसमें ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। इसमें टोटल 52 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 1 से लेकर 30 तक एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 31 से 38 तक वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स का है, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन ही बनाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 से 46 तक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, जो हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए है, जिसमें से आपको मात्र 6 क्वेश्चन ही बनाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 से 52 तक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन है, जिसमें से 4 क्वेश्चन ही आपको बनाना है। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो ध्यान दोगे, इसमें आर एक रिलेशन है, जिसमें से यहाँ बताना है कि ये किस प्रकार का रिलेशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान दोगे एंड क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 में ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15, सिक्सटीन, 17, 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, 21, ट्वेंटी टू, 23 एंड 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30। तो ये है हमारा 1 to 30 क्वेश्चन जो है ये MCQ क्वेश्चन है। तो ठीक है, पहले इस 1 to 30 जो MCQ क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन को हम लोग तैयार कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन पहले देख लेते हैं, हर एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन एंड शॉर्ट टाइप एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन में चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या फिर सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है। तो ध्यान दो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि आखिर रिफ्लेक्सिव होता क्या है। तो ध्यान दोगे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए जो है सो एक सेट है, मतलब इस सेट में जितने सारे एलिमेंट होगा सभी के लिए ए और ए का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इस पर बिलोंग्स करना चाहिए। किस पर? आर पर। तो ये क्या होता है? तो रिफ्लेक्सिव होता है। ठीक है, सबके लिए, मतलब इसमें जितने सारे एलिमेंट्स होंगे सभी के लिए ये इस पर बिलोंग्स करना चाहिए। तो यहाँ ध्यान दोगे, सेट में क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है। तो 1 के लिए 1 1 होगा, तो 1 1 तो बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, 2 के लिए 2 2 होगा, 2 2 भी बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, 3 है तो 3 के लिए क्या होना? 3 3, ये भी बिलोंग्स कर रहा है। यानी चलिए पहला क्वेश्चन कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? सिंस फॉर ऑल एलिमेंट्स क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, सबके लिए 1, 1, फिर 2, 2, फिर 3, 3 हमारा बिलोंग्स कर रहा है किस पर? आर पर बिलोंग्स कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव है। तो अब इसके बाद सिमेट्रिक में ध्यान दोगे, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर आर में हमारा ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है तो इसको उल्टा करने से जो ऑर्डर्ड पेयर तैयार होगा तो क्या तैयार होगा? तो बी कॉमा ए ये भी हमारा बिलोंग्स करना चाहिए, तब जाके हम लोग क्या बोलेंगे? तो सिमेट्रिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक। अब इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा सी बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है कि इसका लास्ट और इसका फर्स्ट, इस ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट और इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों को हटा देने से जो हमारा बचेगा, क्या बचेगा? ए कॉमा सी, ये हमारा बिलोंग्स करना चाहिए, ये जो है सो बिलोंग्स करना चाहिए। ए कॉमा सी जो है सो आर में बिलोंग्स करना चाहिए। अगर कर गया तो हम बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव है। आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ध्यान दोगे। सब फिर रिपीट करते हैं, ए बी है तो उल्टा करने के बाद जो आएगा वो बिलोंग्स करना चाहिए, और यहाँ से ए बी और बी सी है तो इसका लास्ट इसका फर्स्ट हटा के देखा जाए तो जो ये बचेगा वो बिलोंग्स करना चाहिए। तो यहाँ ध्यान दोगे, अगर यहाँ से 1 2 बिलोंग्स कर रहा है तो लिखेंगे सिंस 1 2, ये ध्यान दोगे 1 2, ये 1 2 इस पर बिलोंग्स कर रहा है, बिलोंग्स टू आर। बट इसको उल्टा करके देखो, 2 1, 2 1 है इसमें कहीं? नहीं है, 2 1 इसमें बिलोंग्स नहीं किया, इसका मतलब ये है कि ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब इसके बाद
इन दोनों को लेके देखते हैं। सिंस 1, 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2, 3 बिलोंग्स टू आर, ये और ये इसमें बिलोंग्स कर रहा है, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट इक्वल है, तो अगर इन दोनों को हटाएंगे तो क्या बनेगा, 1, 3 बनेगा। अब ध्यान दो 1, 3 उसमें है कहीं, इसमें 1, 3 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये बिलोंग्स नहीं किया आर में, यानी ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। यानी रिजल्ट क्या आया, ये सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो लिखेंगे देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। यानी आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया इसका ए नंबर, आंसर इसका आ गया ए। क्या है आंसर, तो आंसर इसका ए आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान दोगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू दिया हुआ है, बी ए फंक्शन विथ डोमेन, यानी इस एफ का डोमेन हमारा ये निकाल दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द डोमेन ऑफ, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, एफ इनवर्स का डोमेन हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं, यहाँ पर ध्यान दोगे, इफ एफ एक्स इक्वल टू अगर वाई है, ठीक है, अगर एफ एक्स इक्वल टू वाई है तो यहाँ पर डोमेन कौन होगा, डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा, एक्स, ये जो एक्स का जो एलिमेंट आएगा ना वही हमारा क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ। अब इसी को इन्वर्स में कन्वर्ट कर देंगे हम, जब इन्वर्स में कन्वर्ट करेंगे तो वाई यहाँ आ जाएगा, एक्स यहाँ चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या होगा, वाई, वाई का जो एलिमेंट होगा, ठीक है, वाई का जो एलिमेंट होगा उसी को हम लोग डोमेन ऑफ एफ इनवर्स कहेंगे। तो एफ इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा, तो ध्यान दोगे ये क्या है, डोमेन है किसका, इसका, मतलब ये जो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, उसको हम कहाँ रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं। तो अगर हम f0 लेते हैं, ध्यान दोगे थोड़ा सा, सबसे पहले एफ एक्स देख लो, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स क्यू, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब वहाँ 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, बारी बारी से लेंगे। अगर यहाँ पर हम 0 ले लेंगे, कहाँ पर, x के जहाँ पर 0, तो यहाँ पर 0 का क्यूब करेंगे 0 आएगा। फिर अगर यहाँ 1 लेंगे, x के जहाँ 1, तो 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। फिर यहाँ पर 2 लेंगे, 2, तो यहाँ से 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। फिर यहाँ क्या लेंगे, 3 लेंगे, 3, तो 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 27। अब इसको इन्वर्स में कन्वर्ट कर दो, इसको अगर इन्वर्स में कन्वर्ट करोगे तो बताएं ना, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर इन्वर्स निकालेंगे, ये 1 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर चला जाएगा, ये आ गया। अब इसका इन्वर्स निकालोगे, एफ इन्वर्स 8 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2। अब इसका इन्वर्स निकालोगे, 27 इधर चला आएगा, 27, और इधर क्या आ जाएगा, 3। तो इसकी डोमेन की अगर बात किया जाए, अगर इसका डोमेन ऑफ एफ की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो आया है 0 1 2 3, 0 1 2 3 ये आ गया। बट अगर इसका डोमेन की बात किया जाए, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, अगर एफ इनवर्स का डोमेन की अगर बात किया जाए तो यहाँ जो आया है, 0 आया है, 1 आया है, 8 आया है, 27 आया है, 0 1 8 27, तो यानी ये हमारा आंसर आ गया। और ये आंसर हमारा कहाँ पर है, तो ध्यान दोगे, 0 1 8 27, 0 1 8 27 कहाँ पर है, तो इसका आंसर है हमारा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान दोगे, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, साइन इनवर्स एक्स। अगर ऐसा है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, तो ये दोनों रिप्लेस हो जाता है, तो इसका वैल्यू आ जाता है एक्स। पहला चीज ये, यानी अगर यहाँ साइन है तो यहाँ भी हमारा साइन होना चाहिए था। टेन इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलने का भी प्रॉपर्टी आप लोग को बताया गया होगा,
जैसे ध्यान दोगे, अगर टेन इनवर्स में p बाई बी होता है, ये होता है टेन का क्या होता है p बाई बी, एल्टीट्यूड बाई बेस, तो इसको अगर हमें साइन में जाना है तो साइन का क्या होगा p बाई एच होगा, ठीक है, p बाई एच। अगर टेन गिवन है, टेन के रूप में वैल्यू दिया हुआ है तो इसका मतलब p दिया हुआ है और b दिया हुआ है, और अगर हमें साइन के रूप में अगर हमें जाना है तो हमें p चाहिए और हमें h चाहिए, तो h का वैल्यू तो पता नहीं है हमें, तो हम लोग h का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पढ़े होगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो h इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स p बाय अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, डायरेक्ट बदल सकते हैं, यानी टेन को डायरेक्ट बदलना है तो ऐसे बदल सकते हैं। टेन इनवर्स को साइन इनवर्स में अगर चेंज करना हो तो इसका न्यूमरेटर सेम होगा, नीचे क्या होगा अंडर रूट न्यूमरेटर का स्क्वायर प्लस डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो अगर इसे हम कन्वर्ट करते हैं तो थोड़ा सा इसे हमें एक्सटेंड करते हैं या तो इसको बढ़ाते हैं थोड़ा सा, x बाई 1 हम लिख सकते हैं इसे, ठीक है। अब ध्यान दोगे ये जो टेन है हमारा, ये जो टेन है इसे साइन में कन्वर्ट करना है, तो साइन इनवर्स ले आए, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, इसका ऊपर में जो टर्म है वही चीज यहाँ होगा, तो इसका ऊपर में x था तो यहाँ भी x आ गया, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, इन दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे और अंडर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर या तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1, कुछ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1, साइन से अब साइन इनवर्स हट जाएगा यहाँ से, तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू x बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में, तो ध्यान दोगे कॉट इनवर्स 1 बाई रूट 3, कॉट इनवर्स 1 बाई रूट 3 माइनस कॉस इनवर्स माइनस 1 बाई 2, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ फॉर्मूला समझना पड़ेगा, तो इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा, याद रखोगे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स जब रहता है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो उसके अनुसार इसको तो हम ऐसे ही रख दिए, रहने दिए ऐसे ही, माइनस यहाँ जो माइनस है ये कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो पाई माइनस करेंगे तो माइनस हट जाएगा, ये माइनस रह जाएगा। अब इसे क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स, यहाँ से माइनस हट जाएगा, ये होगा, हट गया, इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, ठीक है। अब ध्यान दोगे कॉट का वैल्यू 1 बाई रूट 3 कब होता है, ये पता होना चाहिए, कॉट का वैल्यू 1 बाई रूट 3 होता है 60 डिग्री में, कब 60 डिग्री में, यानी पाई बाई 3 माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, माइनस इंटू माइनस प्लस कर दो, और कॉस इनवर्स का, कॉस का वैल्यू 1 बाई 2 कब होता है, तो इसका होता है 60 डिग्री में, यानी पाई बाई 3। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे 3 का, तो यहाँ आ जाएगा पाई, इस 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 पाई, फिर यहाँ पर पाई, पाई को पाई से ऐड करेंगे तो 2 पाई माइनस 3 पाई, तो आ जाएगा माइनस पाई बाई 3, क्या आ जाएगा माइनस पाई बाई 3, यानी 4 का आंसर आ जाएगा बी नंबर, इसका आंसर क्या होगा, तो बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान दोगे, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो अगर हम इसे इक्वेट करते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, ठीक है, और इसे इक्वेट कर देते हैं पहले, ठीक है, पहले इसी को इक्वेट करते हैं, 4x इक्वल टू एक्स प्लस 6, एक्स को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 3x, 3 को उधर डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 2, x का वैल्यू 2 आ गया, इस 2 को यहाँ पुट कर देंगे तो 2 इंटू 2 का 4 हो गया,
7 माइनस 4 तो क्या आ गया 3, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 3। बी में आंसर है इसका 2 3। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए जो है सो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए प्लस ए डैश क्या होगा, आइडेंटिटी होगा या सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो अगर आप लोग पढ़े होंगे कि किसी भी मैट्रिक्स में डैश लगाने से ए के बराबर होता है तो वो सिमेट्रिक होता है, ये तो पढ़े होंगे। और किसी में डैश लगाने से माइनस ए आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये होता है। ठीक है, हम चेक करते हैं इसमें, मतलब जो मैट्रिक्स है उसमें डैश लगाने से, ट्रांसपोज लगाने से वही आ जाए। तो ए प्लस ए डैश, इसमें पूरा में डैश लगा दिए। तो जब प्लस या माइनस रहता है और ट्रांसपोज किया जाता है तो ये ट्रांसपोज अलग अलग हो जाता है, इसमें अलग आ जाएगा और ए डैश में अलग आ जाएगा। तो ए डैश रह गया और डैश में डैश लगा दिए तो ए हो गया। जब किसी में डबल डैश लगता है तो ए हो जाता है, ए को इधर कर दिए और ए डैश को उधर ले आए। तो देखोगे तो फाइनली जो था ट्रांसपोज के अंदर में, ब्रैकेट के अंदर में, यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर में था वही ना आया, तो क्या हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया, यानी ये आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, सॉरी क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें से हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये डिटरमिनेंट है। तो डिटरमिनेंट अगर आप लोग पढ़े होगे तो पता होगा, हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, और बीच में हम लोग अपने से माइनस लेके चलते हैं। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5x हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा, बीच में माइनस आएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -2 और इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -x। -2 माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा हमारा यहाँ 2 नंबर 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। f(x) का 2 कंडीशन दिया हुआ। ठीक है, जब x लेस देन इक्वल टू 3 होगा तो f(x) का वैल्यू ये है, और जब x ग्रेटर देन 3 है तो f(x) का वैल्यू bx प्लस 3 है, ये दिया हुआ। ठीक है, तो इसमें और एक चीज ये भी दिया हुआ है कि कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, ये जो है सो x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b, स्मॉल a और स्मॉल b के बीच में रिलेशन क्या होगा वो हमें पता लगाना है। ठीक है, तो ध्यान दोगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम LHL एट एनी पॉइंट एंड LHL और RHL हम समझ लेते हैं पहले क्या होता है। LHL एट x इक्वल टू a। ठीक है, a यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका लेफ्ट साइड का लिमिट हमें निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमें निकालना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट सीधे से मतलब है उसे लेफ्ट में जाना है, तो x टेंस टू a माइनस होता है। ठीक है, क्या होता है, तो a माइनस होता है। अब यहाँ पर fx इक्वल टू, ठीक है, इसमें क्या होता है कि x टेंस टू a माइनस का सीधा सा मीनिंग यही है कि x का जो वैल्यू है वो a से छोटा रहेगा। ठीक है, a से छोटा रहेगा, तो fx का वो रिजल्ट हमें यूज कर देना है। फिर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, h टेंस टू 0 ले लेते हैं, ये यहाँ पर क्या लेते हैं, h टेंस टू 0 ले लेते हैं, और हम लोग क्या करते हैं कि फंक्शन में जहाँ पर x है, x में a जो है ना, a माइनस एच लेते हैं, a माइनस एच। अगर यहाँ पर हम डेल्टा x लेंगे तो a माइनस डेल्टा x होगा, यहाँ पर b लेंगे तो a माइनस b होगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग RHL अगर सेम पॉइंट पर अगर निकाल दें RHL, तो RHL का क्या होता है, तो लिमिट x टेंस टू a प्लस कर देते हैं। RHL मतलब ग्रेटर देन a, इसलिए a प्लस लेते हैं। ठीक है, fx। अब इसके बाद फिर हम लोग लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। तो जैसे यहाँ पर a माइनस एच किए थे, a था यहाँ जो वैल्यू रहता है इस पर फोकस करते हैं, a माइनस एच, तो यहाँ पर a है तो यहाँ पर a प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो
अगर ये हमारा कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 3 पर, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट एट ए पॉइंट 3 एंड राइट हैंड लिमिट एट ए पॉइंट 3 दोनों इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पर निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट x टेंस टू, यहाँ 3 है तो क्या हो जाएगा 3 माइनस, लेफ्ट हैंड जब भी बोला जाएगा तो माइनस होगा, लिमिट में माइनस लगा देंगे। अब यहां पर fx, अब ध्यान दोगे यहां पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। x टेंस टू 3 माइनस का सीधा सा मतलब है कि x का वैल्यू 3 से छोटा है। x टेंस टू 3 माइनस का एकदम सीधा मतलब है कि x का वैल्यू 3 से छोटा होगा। तो 3 से छोटा कहां पर है, x इज द लेस देन एंड इक्वल टू 3, यानी x अगर हमारा 3 के इक्वल होगा तो भी fx का यही वैल्यू होगा, और जब x का वैल्यू 3 से छोटा होगा तो भी fx का यही वैल्यू होगा। तो यहाँ तो 3 माइनस मतलब 3 से छोटा है x, और जब x हमारा 3 से छोटा है तो fx का वैल्यू हम ये लेंगे। अब यहाँ पर जैसे कि बताया गया था, अभी क्या बताया गया है कि जब लिमिट रहता है माइनस वाला तो h टेंस टू 0 ले लेते हैं अपने से, h टेंस टू 0 ले लेंगे, ले लिए। अब इसके बाद ये जो फंक्शन में जहां x है वहां पर a माइनस एच करेंगे। क्या करेंगे, a माइनस एच, a मतलब क्या है यहाँ तो 3 है, तो जहां पर x है वहां पर क्या हो जाएगा 3 माइनस एच, a और 3 माइनस एच और प्लस में 1 ऐसा आएगा। ठीक है, फिर हम रिपीट करते हैं थोड़ा सा। जब भी हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे किसी पॉइंट पर, तो जिस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे उस पॉइंट में यहाँ माइनस लगा देंगे, fx ले लेंगे। ठीक है, ये 3 माइनस का सीधा सा मतलब है कि x का वैल्यू 3 से छोटा होगा। तो अब यहाँ हमें ढूंढना है, यहाँ पर ढूंढना है कि x का वैल्यू 3 से छोटा कहाँ है, तो 3 से छोटा यहाँ पर है। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, जहाँ fx है उसका वैल्यू ax प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो fx के जहाँ पर क्या हो जाएगा ax प्लस 1 हो गया। ठीक है, चलो वहां तक अगर हो जाता है तो उसके बाद जब भी x टेंस टू a माइनस रहेगा तो h टेंस टू 0 अपने से लेंगे, और जहां पर x है वहां पर a माइनस एच कर देंगे। मतलब यहाँ अगर a है तो यहाँ a माइनस एच होगा, यहाँ अगर b है तो यहाँ b माइनस एच होगा, यहाँ अगर 2 है तो यहाँ 2 माइनस एच होगा, यहाँ अगर 3 है तो यहाँ पर 3 माइनस एच होगा। ठीक है, लिमिट के अनुसार चलते हैं। तो यहाँ पर 3 माइनस है तो इस x के जहां पर क्या होगा 3 माइनस एच, और यहाँ क्या होगा h टेंस टू 0, तो 3 माइनस एच हो गया। अब h टेंस टू 0 है, यहाँ पर h टेंस टू 0 ले लेंगे हम लोग, तो क्या बचेगा 3a प्लस 1, क्या बचेगा यहाँ से 3a प्लस 1, किसका वैल्यू आया हमारा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का। ठीक है, अब हम लोग राइट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx। ठीक है, 3 प्लस ये। ठीक है, 3 प्लस का मतलब क्या है 3 से बड़ा, 3 से बड़ा कहां पर है, यहां पर, यानी bx प्लस 3। अब यहां पर h टेंस टू 0 लेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा b3 प्लस एच। जैसा कि यहां बताए थे, जब माइनस रहेगा तो माइनस एच होगा, प्लस रहेगा तो प्लस एच होगा। h टेंस टू यहाँ 0 लेंगे तो क्या बचेगा 3b प्लस 3, 3b प्लस 3, ये आ गया। अब इसे आप लोग नोट कर लो क्योंकि इसको हम मिटाने वाले हैं। अब कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होता है। लिखेंगे एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, यानी एल एच एल हमारा ये आया है और आर एच एल हमारा ये आया है। इसको इधर माइनस में ले आते हैं, 1 को उधर माइनस में ले जाएंगे, 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ये 3 को उधर डिवाइड कर देंगे तो 2/3 आ गया इसका रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 9 देखोगे, इससे डिवाइडेड एक्स हमें फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे इसे डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट कर दिए, अब इधर भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे।
तो इसमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लॉग के साथ ये जो फंक्शन है वो नीचे होना चाहिए। थोड़ा सा रिपीट करते हैं, यहाँ ध्यान दोगे ऐसे, ये तो इसका वैल्यू होता है 1/x ऐसा। बट कब होता है, लॉग है ना, लॉग x, यहाँ जो टर्म है वही टर्म यहाँ नीचे होना चाहिए, तब जाके 1/x होता है। तो इस लॉग के साथ यहाँ log x है, यानी नीचे यहाँ पर d log x होना चाहिए। तो चेन रूल अप्लाई करते हैं, तो इसे फिर यहाँ पर हम लिखेंगे और नीचे ले लेंगे dx। अब ध्यान दोगे, अभी क्या बताएं, log के साथ ये जो x है वही डिवाइड में आता है, तो log के साथ log x है तो यहाँ log x डिवाइड में आ जाएगा। log x है तो 1/x आ जाएगा, यानी इसे लिख सकते हैं x log x। ठीक है, यानी 9 का आंसर क्या हो जाएगा, 9 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर। अब इसे डिफरेंशिएट करोगे, d/dx लगा दिए, दोनों तरफ d/dx लगा दिए हम, बीच में प्लस है तो अलग अलग डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ भी और यहाँ भी डिफरेंशिएट कर दिए। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, जो कांस्टेंट होता है ना उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, और एक फॉर्मूला देख लोगे यहाँ पर, रूट एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/2 रूट एक्स होता है, ये होता है फॉर्मूला। बट ये होता कब है, होता कब है, जब यहाँ रूट के अंदर ये जो टर्म है वही नीचे होना चाहिए। रूट के अंदर यहाँ जो हमारा x लिखा हुआ है ये यही चीज नीचे होना चाहिए, तो 1/ यही रूट एक्स आ जाता है। तो यहाँ तो है ऑलरेडी सेट, रूट का अंदर के जो है वही है यहाँ पर, तो इसका आ जाएगा हमारा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, यहाँ तो है नहीं तो यहाँ हमें सेट करना पड़ेगा, यानी नीचे यहाँ क्या लेंगे, y, रूट के अंदर y है तो y ले लिए, अब फिर y को हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए, इसका आ गया 1/2 रूट एक्स और इसका 1/2 रूट y, ये आ गया। इसको तो डिफरेंशिएट कर चुके हैं, सेम उसी प्रकार से रूट y है, इसका फंक्शन नीचे है तो यही 1/2 रूट y हो जाएगा। अब इसे हम इक्वल टू की उधर माइनस में ले जाएंगे, ये आ गया। अब यहां से क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट y उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अंडर रूट y/√x, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसका आंसर सी नंबर आ गया। इसे डिफरेंशिएट करना है हमें क्वेश्चन नंबर 11 को। ठीक है, तो सबसे पहले कि यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होगा, ये फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। इस पूरे का फॉर्मूला होता है 3tan इनवर्स x, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर पता है तो डिफरेंशिएट हो जाएगा। अब यहाँ से इसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट कर दिए, दोनों तरफ d/dx लगा दिए। डिफरेंशिएशन में ये भी पढ़े हो कि कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई रहता है वो बाहर आ जाता है, तो कांस्टेंट बाहर आ गया। ठीक है, अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए नंबर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन नंबर 12 है, थोड़ा सा ध्यान दोगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 में है the rate of change of area of a circle with respect to its radius at r equal to 5 सेंटीमीटर, यानी जब रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है उस वक्त, जिस वक्त रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है उस वक्त रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया का रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। फिर से रिपीट करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल, सर्कल के एरिया का रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, यानी हमें फाइंड करना है इसका एरिया बाय रेडियस का रेट, ये dA/dr निकालना है। सबसे पहले सर्कल का एरिया क्या होता है, तो πr² होता है। अब इसे r के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ,
यहाँ से पाई कॉमन आ गया, तो क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2r हो जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हो ना, तो एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है 2x, तो आर स्क्वायर को आर के रिस्पेक्ट में 2r हो जाएगा। और आर का वैल्यू यहाँ 5 दिया हुआ है, तो इसको 5 पुट कर देंगे तो आ जाएगा 10 पाई। अब क्वेश्चन आता है इसका यूनिट का। अगर ये सेंटीमीटर है तो इसका सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और इसका सेंटीमीटर होगा, यानी ये लिखना ना भूलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, यानी इसका भी आंसर हो जाएगा ए नंबर। आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 में ध्यान दोगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या करना है, चेक करना है, ऑलवेज इंक्रीजिंग, ऑलवेज डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फॉर सर्टेन रेंज ऑफ एक्स, नन ऑफ दिस। तो चेक करेंगे, अगर इसे हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, अगर इसे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो एफ एक्स का क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, ठीक है। एक्स का क्या हो जाएगा 1 डिफरेंशिएशन, और कॉस का क्या होता है तो माइनस साइन, ठीक है, ये होता है। तो ये तो पता है आपको, फॉर ऑल एक्स, ये क्या है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर के लिए जो साइन का जो वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। साइन का जो वैल्यू है ये, और नहीं तो ऐसा भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, 1 उल्टा लिख दिए थे हम, यहाँ जो लिखे थे हम उल्टा लिख दिए थे, साइन लेस देन इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। साइन का वैल्यू जो है सो या तो 1 होगा मैक्सिमम, साइन का वैल्यू मैक्सिमम 1 होगा या 1 से छोटा होगा। इसका मतलब है कि इस 1 को इधर कर देंगे और इसको इधर कर देंगे तो 1 इज द ग्रेटर देन इक्वल टू साइन एक्स, ऐसा होगा। साइन का वैल्यू या तो 1 के बराबर होगा या तो 1 से छोटा होगा। अब इसको इधर माइनस में ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स क्या होगा, 1 माइनस साइन एक्स इज द ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका वैल्यू कभी भी 1 से बड़ा हो नहीं सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 होगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, या फिर इसका वैल्यू 1 से छोटा होगा तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, यानी इसका वैल्यू या 0 होगा या 1 से बड़ा होगा, ठीक है, ध्यान दोगे। तो अगर 1 माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 0 है तो इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स। तो यानी या तो ये इंक्रीजिंग होगा या तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, तो लिखेंगे देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, या लिख सकते हैं एफ एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। एफ एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दोगे, इसे इंटीग्रेट करना है, इसे क्या करना है तो इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसे क्या करेंगे, ये जो e टू दी पावर माइनस एक्स है इसे 1 बाई ई टू दी पावर एक्स लिख देंगे, ठीक है। अब यहां पर हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, जब इसमें हम लोग एलसीएम लेंगे ध्यान दोगे तो ये e टू दी पावर एक्स से ये e टू दी पावर एक्स मल्टीप्लाई होगा तो e टू दी पावर एक्स का पावर 2 हो जाएगा, और नीचे हमारा e टू दी पावर एक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये e टू दी पावर एक्स ऊपर चला जाएगा, अगर इसे हम आई लेट करके चल रहे हैं ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा, ठीक है। पुट करेंगे यहां पर e टू दी पावर एक्स इक्वल टू, अगर हम y ले लिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं तो इसका तो e टू दी पावर x हो जाएगा और ये dx को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे। अब फिर से यहां आ जाते हैं, ध्यान दोगे e टू दी पावर x dx, ये पहले इंटीग्रेशन का साइन हम ले लिए, e टू दी पावर x dx का वैल्यू क्या है dy, तो यहाँ dy ले लिए, यहाँ dy, और ये जो e टू दी पावर x है उसका वैल्यू क्या है y, तो यहाँ y स्क्वायर प्लस 1। ये पता है क्या है, ये टेन इनवर्स का फॉर्मूला है, ये है हमारा टेन इनवर्स y का फॉर्मूला, ठीक है।
अब y को पुट कर देंगे e टू दी पावर x। क्यों पुट करेंगे ऐसा? क्योंकि y इक्वल टू e टू दी पावर x है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आंसर क्या होगा इसका? तो ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में ध्यान दोगे, इसे इंटीग्रेट करने से पहले इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। सेक का क्या होता है? फॉर्मूला 10 क्लास से पढ़े होंगे। सेक का होता है 1/cos और कॉसेक का होता है 1/sin। तो स्क्वायर होने के चलते इसका 1/cos स्क्वायर हो जाएगा और इसका 1/sin स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो ये साइन स्क्वायर जो है सो ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब साइन बाई कॉस का क्या होता है? तो इसका टेन होता है, टेन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। बट टेन स्क्वायर का तो हमारा होता नहीं है इंटीग्रेशन। टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला पढ़े होगे आप लोग, इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये अब अगर इंटीग्रेशन पढ़े हो फॉर्मूला तो ठीक है, और नहीं पढ़े हो तो इंटीग्रेशन को बहुत ही सिंपल तरीके से बताते हुए हम इसके लिए बहुत सारा वीडियो अपलोड किए हुए हैं। इंटीग्रेशन देखोगे जरूर, एक बार क्लियर हो जाएगा, गारंटी है कि समझ में आएगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है और 1 का x होता है, प्लस में c हो जाता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 15 का आंसर क्या होगा? तो सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो ये तो खैर मॉडल जो सेट है, ध्यान दोगे। सबसे पहला चीज कि इस तरह का इंटीग्रेशन होता है -a से +a fx। इसका दो वैल्यू आता है, एक आता है, इसको हम लोग क्या करते हैं? डबल कर देते हैं और 0 से a कर देते हैं, पहला चीज ये, ठीक है। और इसी का एक वैल्यू 0 आता है। तो कब क्या आता है? जब fx इवन फंक्शन होगा। fx इज इवन फंक्शन, ठीक है। और 0 कब होगा? जब fx इज ऑड फंक्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि इवन फंक्शन कब होगा? जब f माइनस एक्स लेने से f प्लस हो जाए, ठीक है। ऑड कब होता है? जब f माइनस एक्स लेते हैं तो माइनस fx हो जाए, ऐसा हो जाए। तो अगर इसमें ध्यान दोगे, इसमें चेक करोगे, अगर हम इसे fx को अगर हम साइन टू दी पावर 7x मान लें, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर माइनस लेके चले, क्या लेके चले? माइनस, यहाँ माइनस ले लें, माइनस, तो साइन का एंगल आगे आ जाता है माइनस, ऐसा आ जाता है। और माइनस में पावर 7 रहेगा तो माइनस ही रह जाएगा, यानी ये क्या आ गया? माइनस fx आ गया। माइनस fx आ गया, इसका मतलब क्या है? कि ये मेरा ऑड फंक्शन है, और अगर ये ऑड फंक्शन है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में ध्यान दोगे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? तो टेन इनवर्स एक्स होता है। इसके बाद लिमिट पुट कर दोगे, 1 को यहां पुट करोगे, टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0, ठीक है। तो टेन इनवर्स 1 कब होता है? तो 45 डिग्री पर, यानी π/4 पर, ठीक है। इसका क्या होता है? तो 0, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? π/4 हो जाएगा, यानी सी नंबर हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 18 में ध्यान दोगे, एक क्वेश्चन है ये, इसमें सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री बताना है। सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री बताना है, तो इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। सबसे पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहां पर स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहां पर? तो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें रूट हट जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दोगे, ऑर्डर इसका क्या है? ऑर्डर मतलब अधिकतम कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है? तो ये अधिकतम जो है सो 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, ठीक है।
और डिग्री, डिग्री मतलब क्या, अधिकतम जितना बार डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर। तो ये हाईएस्ट डेरिवेटिव नहीं है, ये है हाईएस्ट डेरिवेटिव, इसका पावर 2 है। तो सम क्या आ जाएगा इसका, 2 + 2 यानी 4। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आंसर क्या होगा, तो आंसर इसका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद 19 नंबर में ध्यान दोगे, 19 नंबर क्वेश्चन में है, एक क्वेश्चन है dy/dx + y sec x = 10x। तो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले ध्यान दोगे, इक्वेशन हमारा इस रूप में होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा इस रूप में होता है। ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। यहाँ dy/dx है तो यहाँ y आएगा। ठीक है यार, ये जो p और q जो है वो कोई कांस्टेंट होगा, और अगर कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ रहता है उसका फंक्शन होना चाहिए। तो ये y तो है ही, सिर्फ सेक को आगे कर देने की जरूरत है, यानी p के जगह पर क्या है, सेक x। ध्यान दोगे, p के जगह पर क्या है, तो सेक x है। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e⁻∫ p dx, ऐसा होता है। तो p का वैल्यू क्या है यहाँ से, तो ये मेरा p है, यानी यहाँ सेक x dx। तो पढ़े होगे फॉर्मूला, तो सेक x का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x + 10x, ये होता है। ठीक है। एक फॉर्मूला ये भी पढ़े होगे कि e और log रहता है तो दोनों हट जाता है, तो sec x + 10x आ गया इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी sec x + 10x, यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में ध्यान दोगे, इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए इसे हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों को इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक है। तो जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो इधर हमारा ये कांस्टेंट c आ जाएगा। dx/x का क्या होता है, log x mod प्लस इसका क्या हो जाएगा, mod log y। कांस्टेंट की जगह पर हम log c चाहें तो ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, c भी सही है, log c भी लिख सकते हैं। log जब प्लस में जब रहता है ना तो वो इंटू हो जाता है, ये तो पढ़े होगे ऐसा। log m प्लस log n रहता है तो इसको हम लोग log mn लिखते हैं। तो ये दोनों इंटू में आ जाता है, x इंटू वाई आ जाएगा, और इधर log c हो जाएगा। log से log कैंसिल होगा तो xy = क्या आ जाएगा, तो c आ जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 20 का बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 20 का। इसके बाद 21 में ध्यान दोगे, 21 में दो वेक्टर दिया हुआ है और दोनों कॉलिनियर है, और उसमें ए बी फाइंड करना है। ए आई है प्लस 3j है माइनस 2k है। इसके बाद 3i है माइनस 4j है प्लस bk है। ठीक है, तो ध्यान दोगे, दो वेक्टर कॉलिनियर कब होता है और कॉप्लेनर कब होता है। a1i प्लस b1j प्लस c1k। ठीक है, और यहाँ से a2i प्लस b2j प्लस c2, ये दो वेक्टर है। ये दोनों वेक्टर कॉलिनियर कब होगा और पैरेलल परपेंडिकुलर कब होगा। परपेंडिकुलर होगा जब कॉरेस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट, फिर कॉरेस्पॉन्डिंग का प्रोडक्ट, फिर कॉरेस्पॉन्डिंग का प्रोडक्ट का सम = 0 अगर आ जाए तो परपेंडिकुलर होगा। पैरेलल कब होगा, या कॉलिनियर, पैरेलल कॉलिनियर। ठीक है, कब होगा, जब इन दोनों का रेशियो, कॉरेस्पॉन्डिंग का रेशियो इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर को कॉलिनियर बताया गया है। अगर कॉलिनियर बताया गया है तो कॉरेस्पॉन्डिंग का रेशियो इक्वल होगा a/3।
a/3, तो यहाँ लिखोगे वेक्टर्स आर कॉलिनियर, देयरफॉर a/3 इक्वल टू 3/-4 इक्वल टू -2/b, ऐसा। ठीक है, अगर ये है तो ध्यान दोगे, अगर हम इन दोनों को लेके चलते हैं, ठीक है, तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, -9/4 आ जाएगा। फिर अगर हम इन दोनों को लेके चलते हैं तो b को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो b आएगा, या एक स्टेप हम चाहेंगे तो यहाँ बढ़ा भी सकते हैं ये। ठीक है, इसे क्या लिखोगे, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, b को इधर ले आए और इस 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए 8, और ये 3 को नीचे ले आए, यानी आंसर क्या आ गया, a का वैल्यू आ गया -9/4 और b का वैल्यू आ गया 8/3, यानी ये क्वेश्चन नंबर क्या है, तो 21, यानी इसका आंसर क्या आ गया, 21 का आंसर आ गया -9/4, 8/3, ये -9/4 इंटू 8/3, यानी कहाँ है आंसर इसका, तो बी नंबर आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में ध्यान दोगे, इफ ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए, ठीक है, यानी वेक्टर ए जो है ना, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ए, ऐसा दिया हुआ है, एंड लैम्डा ए नॉन जीरो स्केलर, देन लैम्डा ए विल बी ए यूनिट वेक्टर। लैम्डा ए जो है ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका जो मोड जो होगा वो 1 हो जाएगा। मोड को हम दोनों में अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इससे हमारा कौन सा रिजल्ट आ रहा है वो ध्यान में देखना है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज कि इसका वैल्यू क्या है, इसका मोड लगाएंगे तो क्या है, ए है, ऐसा है, तो ये हमारा 1 से मिलता जुलता, डी से मिलता जुलता जा रहा है, ऐसा ये आ रहा है रिजल्ट, ठीक है। यानी ये कहाँ पर है हमारा, तो ये है हमारा डी में, यानी ये जो आंसर है हमारा क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में ध्यान दोगे, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ 2 लाइन्स आर ए बी सी, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकेंड लाइन क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है बी माइनस सी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए माइनस बी, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, एंगल बिटवीन दीज लाइंस, तो एंगल बिटवीन दीज लाइंस का एक फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू, पढ़े हो गए, A1 A2 प्लस, और नहीं इससे पहले एक चीज हम ये भी चेक कर लेंगे कि अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। इसमें एक प्रॉपर्टी है कि इफ A1 कॉमा B1 कॉमा C1 एंड A2 B2 C2 आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ 2 लाइन्स, दो अलग अलग लाइन का डायरेक्शन रेशियोज है, तो लाइन्स आर पैरेलल। अगर लाइन पैरेलल है तो इस सभी का कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल होगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ऐसा होता है। जैसे कि ये एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, ये दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग का रेशियो
और ये कॉरेस्पॉन्डिंग का रेशियो इक्वल होगा तो पैरेलल होगा। परपेंडिकुलर के लिए लाइन्स आर परपेंडिकुलर। लाइन्स परपेंडिकुलर कब होगा? तो कॉरेस्पॉन्डिंग का प्रोडक्ट A1 और A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू अगर 0 आ जाए तो परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर कुछ वैसे ही आ रहा है, ध्यान दोगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ठीक है। तो इसे A1 है और ये A2 है। A इंटू बी माइनस सी, B इंटू सी माइनस ए, C इंटू ए माइनस बी, ऐसा। अगर इसे सॉल्व करते हैं ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी, सब एक दूसरे से कट जाएगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। यानी लाइन्स आर परपेंडिकुलर। लाइन्स आर परपेंडिकुलर। अगर लाइन्स परपेंडिकुलर है तो एंगल बिटवीन क्या होगा? एंगल बिटवीन हो जाएगा π/2, यानी 24 का आंसर आ जाएगा बी नंबर। आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी नंबर आ जाएगा। किसका? तो 24 का। 23 छूट गया है, 23 बता देते हैं, ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 23 में ध्यान दोगे, वेक्टर एक ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, यहाँ क्या करना है? देन प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है ए डॉट बी, ठीक है। अगर यहाँ पर हम बी का मोड लेंगे तो आ जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है। ऐसे भी वेक्टर का हम 2-3 लेक्चर बनाए हुए हैं जिसमें कंप्लीट वेक्टर, 12th क्लास मैथमेटिक्स का कंप्लीट वेक्टर उसमें डिटेल पूर्वक बताया गया है। गारंटी है कि समझ में आएगा। अगर कहीं दिक्कत हो रही है तो फॉर्मूला है। अगर यहाँ पर हम ए का मोड लेंगे तो यहाँ प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए हो जाएगा। तो हमें यहाँ चूंकि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी फाइंड करना था, इसलिए हम इसका यूज कर दिए। तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो टर्म है इसमें डिवाइड में चला जाएगा। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी के लिए क्या हो जाएगा? ए डॉट बी बाय बी का मोड। अब वैल्यू पुट कर देंगे। ए का वैल्यू यहां से आई प्लस 3j प्लस 7k डॉट बी का वैल्यू मोड कैसे निकालते हैं? तो मोड जब भी निकाला तो सीधा सा हम अंडर रूट ले लेंगे। बी में आई का कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कॉफिशिएंट का स्क्वायर। जिससे बहुत ही स्टूडेंट ऐसा क्या करता है, यहाँ माइनस है तो माइनस को बाहर ले लेता है, वहाँ मिस्टेक हो जाएगा। लेना प्लस ही है, जो वहाँ माइनस है तो माइनस अंदर चला जाएगा। अब आई का कॉफिशिएंट 1 एंड आई का कॉफिशिएंट 2, तो मल्टीप्लाई होगा 1 × 2 प्लस जे का कॉफिशिएंट 3 और यहाँ से जे का कॉफिशिएंट -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस के का कॉफिशिएंट 7 और यहाँ से के का कॉफिशिएंट 6 मल्टीप्लाई होगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 36। अब इसे सॉल्व करोगे, इसका 2, इसका -9 और इसका 42। अब यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 49। अब इसे सॉल्व करोगे अब अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 35 और यहाँ से आ जाएगा 7, यानी आ जाएगा आंसर 5 नंबर। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में ध्यान दोगे, इफ A1 B1 C1 and A2 B2 C2 be the direction ratios of two parallel lines, दो पैरेलल लाइंस का ये डायरेक्शन रेशियोज है, तो रिजल्ट क्या होगा? अभी जस्ट बताएं, अगर पैरेलल लाइन है, इफ लाइंस आर पैरेलल तो क्या होगा? A1 बाय
A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाई C2 होगा, यानी आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर, जैसा कि अभी हम बता चुके हैं। इसके बाद 26 में ध्यान दोगे, मदर फादर एंड सन लाई अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर। ठीक है, फैमिली पिक्चर के लिए मदर फादर एंड सन को एक लाइन में रखा जा रहा है। इफ ई किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ध्यान दोगे, ई रिप्रेजेंट कर रहा है सन ऑन वन इंड। ठीक है, एफ किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, फादर इन मिडिल। ठीक है, तो ध्यान दोगे, सबसे पहले कि सैंपल स्पेस क्या होगा, सन है, मदर है, फादर है एंड सन है। ठीक है, तो मदर को एम मान लेते हैं, फादर को एम मान लेते हैं, सन को एस मान लेते हैं, सबको एक साथ रखना है। तो ध्यान दो क्या होगा, एम एफ एस ऐसा होगा या एफ एम एस ऐसा होगा। ठीक है, फिर इसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि एम एस एफ या एम एफ एस एम ऐसा हो सकता है, या एस एफ एम या एस एम एफ ऐसा हो सकता है सैंपल स्पेस में। ध्यान दोगे बोला गया है सन ऑन वन इंड, तो सन इंड में कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, इन चारों को हम ले लिए। और फादर इन मिडिल, मिडिल में यहाँ है और यहाँ है, उन दोनों को हम ले लिए। अब इसके बाद हम इसका अगर इंटरसेक्शन अगर फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, ई और एफ का अगर हम लोग इंटरसेक्शन निकालते हैं तो यहाँ से कॉमन कौन है, ये है कॉमन, और ये दोनों का दोनों कॉमन है। ध्यान दोगे, ये जो है सो यहाँ पर है और ये जो है सो यहाँ पर है, दोनों का दोनों कॉमन है हमारा। तो इसकी संख्या, कॉमन का संख्या कितना आएगा, 1 2 2 आएगा। और निकालना है इसमें ई बाई एफ, यानी एन एफ चाहिए हमें। एफ में संख्या कितना है, एफ में 1 2, इसका भी 2 है। तो अगर प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ निकालना हो तो इसमें ऐसे तो फॉर्मूला बताया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, लेकिन इन दोनों का, ई का और एफ का, दोनों का, ई और एफ का दोनों का सैंपल स्पेस अगर सेम है तो यहाँ एन का यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, एन का यूज कब करेंगे, जब सैंपल स्पेस दोनों का बराबर है। तो दोनों का वैल्यू 2 2 है, यानी इसका आंसर क्या आ गया, 1 1 आ गया। इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 में ध्यान दोगे, पीए कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, तो अगर यहां से हम पीए फाइंड कर लें तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस पीए होता है, ऐसा फॉर्मूला है। तो 1 माइनस 0.2 आ जाएगा, मतलब 0.8 आ जाएगा, ये आ गया। अब पी बी बाई ए दिया हुआ है, ठीक है, इसमें निकालना क्या है, ए बाई बी। तो सबसे पहले हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ऐसा होगा। यानी यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी लिखा जाए या बी इंटरसेक्शन ई लिखा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू तो मालूम नहीं था हमें, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, पी ए का वैल्यू क्या आया, तो 0.8 आ गया। अब इसे अगर हम लोग इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.32 आ जाएगा। हमें फाइंड क्या करना है, एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, हमें सॉरी ए बाई बी फाइंड करना है, ए बाई बी फाइंड करना है। क्या निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इंटरसेक्शन का वैल्यू क्या आया है, 0.34, और बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0.5। इसे सॉल्व करोगे तो 0.64 आ जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या होगा इसका आंसर, तो बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में ध्यान दोगे,
क्वेश्चन नंबर 28 में है ए स्पीक्स ट्रूथ इन 75% केसेस, यानी ए जो है सो 75% कंडीशन में सही बोलता है, मतलब सच बोलने का प्रोबेबिलिटी 75/100, और बी जो है सो 80% ट्रूथ बोलता है, मतलब उसका सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 80/100। अब झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे तो 1 माइनस पी ए हो जाएगा, मतलब 1 माइनस 75/100 होगा, सॉल्व करेंगे तो 25/100 आ जाएगा। सिमिलरली इसका कंट्राडिक्शन निकाल लेंगे तो 80/100 आ जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है प्रोबेबिलिटी दैट दे कंट्राडिक्ट ईच अदर इन ए स्टेटमेंट। कंट्राडिक्ट मतलब अगर एक सही बोल रहा है तो दूसरा गलत बोल रहा है, जैसे ये सही बोल रहा है तो ये गलत बोल रहा है तो ये सही, सबका वैल्यू पुट करके हम सॉल्व कर दिए तो आगे यहाँ से 7/20 7/20 आ गया, यानी इसका आंसर जो है सो कहाँ पर होगा तो ए नंबर में हो जाएगा। आंसर कहाँ होगा तो ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 29 में ध्यान दोगे, ए का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, बी का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ये कंप्लीमेंट को अगर ब्रैकेट में बाहर कंप्लीमेंट अगर लेके जाते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यहां से हम ए इंटरसेक्शन बी का मान निकाल दें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ऐसा फॉर्मूला होता है, ठीक है। ध्यान दोगे कंप्लीमेंट अलग अलग है, अगर उसको होल कंप्लीमेंट जब हम लोग लगाते हैं तो ये जो नोटेशन है इंटरसेक्शन या यूनियन का ये चेंज हो जाता है, इसका वैल्यू हमारा 1/4 दिया हुआ है, इसका मान निकालने के लिए 1 में इसका कंप्लीमेंट को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/4, तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 1/4 यानी 3/4, ये आ गया। तो अब इसमें ऑप्शन है 4 ठो, पूछा गया है कि क्या ये इंडिपेंडेंट है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या बोथ है। तो इंडिपेंडेंट होने के लिए ए इंटू बी, ए का प्रोबेबिलिटी और बी का प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट और ये दोनों इक्वल होना चाहिए, अगर ऐसा है तो इंडिपेंडेंट होता है। तो चेक करते हैं, इसका वैल्यू है 1/2 और इसका वैल्यू है 7/12 और इसका वैल्यू आया है 3/4, तो किसी भी कंडीशन में ये हमारा इक्वल नहीं होगा, यानी इंडिपेंडेंट नहीं होगा, नॉट इंडिपेंडेंट, यानी इंडिपेंडेंट नहीं होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के लिए ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होना चाहिए, मतलब उसका इंटरसेक्शन का वैल्यू 0 आना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी का जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 रहेगा तो क्या होगा नॉट इक्वल टू 0 है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी ए नहीं होगा, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। याद रखोगे इंडिपेंडेंट होने के लिए इन दोनों को बराबर होना चाहिए तो इंडिपेंडेंट होता है, तो हुआ तो नहीं तो इंडिपेंडेंट नहीं है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए इसका वैल्यू 0 आना चाहिए, सो तो 0 इसका तो है ही नहीं इसका वैल्यू ना, यानी ये इंडिपेंडेंट भी नहीं है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी नहीं है, यानी नॉन ऑफ दीज होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में ध्यान दोगे, the corner points of a bounded feasible region determined by a system of linear constraints are, कॉर्नर पॉइंट्स दिया हुआ है 0 3, ठीक है, इसके बाद 1 1, इसके बाद 3 0, ये दिया हुआ है कॉर्नर पॉइंट्स, और कंडीशन दिया हुआ है z इक्वल टू दिया हुआ है px प्लस qi, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है कि कंडीशन ऑन पी एंड क्यू के बीच में कैसा कंडीशन होगा सो दैट मिनिमम ऑफ जेड ओकर्स एंड 3 0 एंड 1 1, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू यहां पर भी होगा और 3 0 में भी होगा, यहां पर भी होगा, मतलब इस पॉइंट में भी मिनिमा है और इस पॉइंट पर भी मिनिमा है। इसका मतलब सीधा सा मतलब क्या है, इस पॉइंट का वैल्यू और इस पॉइंट का वैल्यू इक्वल होगा, यानी z का वैल्यू 1 1 में निकालेंगे तो यहां पर p इंटू 1 प्लस q इंटू 1, p प्लस q आ गया। अब इसके बाद इस पर निकालेंगे 3 0, तो यहां पर हम 3 पुट करेंगे तो 3p प्लस q इंटू 0, 3p आ गया, ठीक है। ध्यान दोगे 1 1 पर हम z का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो मतलब ये x है और ये y है, तो यहाँ पर हम x पुट कर दिए तो p आ गया, x का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ 1 पुट कर दिए तो p इंटू 1, y का वैल्यू 1 है, यहाँ भी 1 पुट कर दिए q इंटू 1, तो p प्लस
क्यू आ गया। ठीक है, Z30 में इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो x का वैल्यू 3, तो यहाँ पर 3 पुट कर दिए और यहाँ 0 पुट कर दिए, तो ये आया। और बोला क्या गया है कि इन दोनों पॉइंट पर मिनिमा है, यानी ये दोनों वैल्यू मिनिमम है, तो ये दोनों इक्वल होगा। तो लिखेंगे सिंस Z हैव मिनिमम एट बोथ दी पॉइंट्स 1 1 एंड 3 0। तो लिखेंगे देयरफॉर ये दोनों वैल्यू क्या आ जाएगा, 3p इक्वल टू p प्लस q। ये दोनों वैल्यू इक्वल आ गया, p को इधर माइनस करोगे तो 2p आएगा और इधर q आ जाएगा, p का वैल्यू आ जाएगा q/2। ये आ गया, यानी आंसर क्या हो जाएगा, p इक्वल टू q/2, यानी b नंबर आंसर हो जाएगा इसका b नंबर। तो ये था हमारा 12th क्लास मैथमेटिक्स का मॉडल सेट, जो 2024 में एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी की गई थी। इस मॉडल सेट का ये हमारा क्या था, तो MCQ क्वेश्चन का क्वेश्चन और आंसर था। अब इसके अगले वीडियो में हम इसका वेरी शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। तो इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो का अगर लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो जाए। चलिए, इस चैनल से जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद।